देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। जब वो दोनों मीर को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे तो वो दोनों आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, मगर क्या ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि उनकी धीमी धीमी अजीब सी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। मगर हाँ, उनके हाव भाव से ये तो साफ था कि मेरी खैर नहीं है, क्योंकि मैंने एक सबसे बड़ी गलती जो कर दी थी इस हादसे के बारे में अपने दोस्त को बताकर, जबकि साहब ने साफ साफ कह दिया था कि अगर मैं भूले से भी इस घटना का जिक्र किसी से करूंगा तो ये दोनों मेरे को अपने साथ ले जाएंगे और फिर मैं कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। जहां एक ओर वो दोनों मेरे को पकड़कर ले जा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर वो कार जो मुझे साहब की कार जैसी लग रही थी अभी भी हमारे पीछे बनी हुई थी। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा था उन दोनों से छुड़ाकर भागने की, मगर उन दोनों के पकड़ से अपने आप को आजाद करना इतना आसान भी नहीं था कि तभी उन दोनों में से एक ने मेरी आंख पर जोर से मारा और मुझे एकदम से दिखाई देना बंद हो गया। अंधेरा होने के साथ साथ अब मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। एकदम से अजीब सी खामोशी पसर गई थी कि तभी फिर से किसी ने मेरी आंखों पर जोर से मारा। उसके मारते ही मुझे धुंधला सा दिखाई देने लगा और साथ ही अब मुझे काफी गर्मी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ आग जल रही हो। और जब मेरी नजरें साफ हुई तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ अंगारे पसरे हुए हैं और कुछ ही दूरी पर कुछ लोग हैं जो आपस में बात कर रहे थे। फिर मेरा ध्यान अपने शरीर पर गया तो मैंने पाया कि मेरे शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है, साथ ही मेरे पूरे शरीर पर चाकू से अजीब से निशान बने हुए हैं जिनसे खून बहे जा रहा था। मुझे अब तेज दर्द महसूस होने लगा था। तभी सामने बैठे लोगों में से एक ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, सौरभ, सौरभ चलो चलें। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी। फिर जब उस आवाज को ध्यान से सुना तो मैंने जवाब देते हुए कहा, साहब आप हैं क्या? इस पर उन्होंने कहा, हाँ। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी कुछ हो सकता है। वो मुझे वहां से चलने के लिए कह रहे थे, मगर वहां तो चारों तरफ अंगारे बिछे हुए थे, तो ऐसे में एक कदम भी कैसे चलता भला। फिर जब साहब ने कहा, देखो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से चलो यहां से। ये सुनते ही मैं उन दहकते अंगारों पर एकदम से दौड़ गया और साहब के पास पहुंचा। साहब के पास पहुंचते ही साहब ने मुझे सहारा दिया और उनके छूते ही मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे दिखाई दिया तो मैं किसी हाईवे के किनारे पर था और साहब भी वहीं खड़े थे। साहब ने मुझे कहा, अब तुम जाओ, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। ये सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, और साहब आप? मैंने इतना कहा ही था कि फिर से वो 2 लोग वहां आ पहुंचे। उन्हें वहां देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। उन दोनों ने साहब को पकड़ा और अपने साथ ले गए। फिर मैं वहां से अपने घर लौटा और करीब 1 महीने बाद जब मैं साहब का धन्यवाद करने उनके घर पहुंचा तो पता चला कि उनके परिवार में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सभी 1 महीने पहले ही मारे गए हैं और उनकी जब लाशें मिली तो चाकू से उनकी बॉडी पर अजीब से निशान बने हुए थे। ये सुनकर मैं दंग रह गया। थोड़ी और पूछताछ करने पर पता चला कि साहब किसी जिन के चंगुल में फंस गए थे। शुरुआत में तो उन्हें बहुत फायदा हुआ और कम ही दिनों में उन्होंने बेहिसाब दौलत जमा कर ली, मगर फिर जिन्नों ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, जिसके चलते साहब का सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।